इसको क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है, कोई कंसिडर्ड फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा, कोई स्टेप्स डिफाइंड होंगे कि नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ बताई गई। मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है भाई? वो इंफॉर्मेशन जिससे आपके डिसीजन मेकिंग में कुछ वेटेज आ रहा हो। अकाउंटिंग की पहचान मिली तब इसमें इवोल्यूशंस भी हुए, तब इसमें सिद्धांत बने, तब इसमें रूल्स बने, गाइडलाइंस बने, जो कि बहुत जरूरी भी थे। तो यहाँ पे बताया गया कि यस देयर आर सम थिंग्स दैट ईच एंड एवरी बिजनेस आर सपोज्ड टू फॉलो, जो कि हर बिजनेस को फॉलो करना है। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चा लोग, तैयारी कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी एंड आपने अभी तक अपना रिवीजन स्टार्ट कर तो दिया ही होगा। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि फंडामेंटल एंड अब बताएं तो मैंने आपके साथ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का चैप्टर कंप्लीट किया था। आज मैं सेकेंड चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने आई हूं, जहां पे मैं इसकी आपको वन शॉर्ट रिवीजन दूंगी। तो दिस इज द सेकेंड चैप्टर, अनदर वन जिसकी है रिलेटेड आपका थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, अब ये चैप्टर में भी अपने में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यस अगेन अकाउंटिंग की कुछ थ्योरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आती ही आती है, एंड इसे रटना नहीं है, इसे समझ लो। आई होप मैंने आपको चैप्टर 1 को समझने में हेल्प करी होगी, एंड इसी तरह आज आप सेकेंड चैप्टर को भी इन डिटेल में स्टडी करो एंड समझ के वहां लिखो, आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आज जो हम थोड़ी चीजें पढ़ने वाले हैं वो आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि नाम, क्योंकि वो नाम बना के नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका दिस चैप्टर इज मोर रिलेटेड टू दी प्रिंसिपल्स, जो कि लिखित है कहीं ऑलरेडी और हमें उसी को मेंशन करना है। तो थोड़ा समझ लेंगे, मैं आपको याद करने का थोड़ा तरीका बता दूंगी और अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आपकी क्लैरिटी थोड़ा अच्छे लेवल पे हो जाए, अंडरस्टैंड कर सको अच्छे लेवल पे, एंड देन इसको सही से वहां पे मेंशन कर सको एग्जाम में। ठीक है, तो बच्चों चलो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, एंड इसमें हम आपकी जो भी अकाउंटिंग सब्जेक्ट की थ्योरी पार्ट है वो कवर करेंगे। ठीक है, ओके, तो थियोरेटिकल वर्क है ये। सो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे साइंस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं ना, रूल्स हैं, ठीक है, गाइड बुक है, ठीक है, एक तरह से हमें पता है कि काम कैसे करना है। ठीक, तो या चीजों को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, एक्सपेरिमेंट कैसे किए जा सकते हैं, इसी तरह से अकाउंटिंग में भी चीजों को करने का एक तरीका है। वो तरीके क्या कहलाते हैं? वो तरीके कहलाते हैं प्रिंसिपल्स। ये आपके गाइड बुक की तरह एक्ट करती है, जो कि आपको दिखाती है डायरेक्शन कि आपको चलना कैसे है, एंड आपको नियम और कानून समझाती है कि आपको अकाउंटिंग में किन बेसिस पे काम करना है। देखो, ये तो आपको बता ही दिया था मैंने लास्ट सेशन में कि अकाउंटिंग एक पूरा सब्जेक्ट है और अकाउंटेंसी एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो अगर हम देखा जाए इस बॉडी ऑफ नॉलेज के कुछ प्रिंसिपल्स होंगे कि नहीं, कुछ सिद्धांत है कि नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं, किसी चीज को फॉलो करते हुए चलना है कि नहीं, जिसकी वजह से यूनिफॉर्मिटी आएगी, है ना। अब देखा जाए अकाउंटिंग हर बिजनेस फॉलो करता है तो यूनिफॉर्मिटी आती है। ठीक है, अब इसको क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, क्या क्या बातें दिमाग में रखनी है, कोई कंसिडर्ड फॉर्मेट होगा कि नहीं होगा, कोई स्टेप्स डिफाइंड होंगे कि नहीं, तो ये सारी चीजें यहाँ बताई गई। ठीक है, तो यहाँ भी बताया गया कि यस देयर आर सम थिंग्स दैट ईच एंड एवरी बिजनेस आर सपोज्ड टू फॉलो, जो कि हर बिजनेस को फॉलो करना है। ठीक है, हर एक बिजनेस को इन्हीं गाइडलाइंस पे, इन्हीं प्रिंसिपल्स पे वर्क करना है, चाहे आपका बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट हो, चाहे नेशनल लेवल पे ऑपरेट हो। अकाउंटिंग के थ्रू सबकी मेजरेबिलिटी, सबकी एक तरह से कह सकते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या फिर हम परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं थ्रू अकाउंटिंग। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम यूनिफॉर्मिटी ब्रिंग करें। यूनिफॉर्मिटी अकाउंटिंग ने तो ब्रिंग कर दी, बट उसी के लिए उसने लेट डाउन करे ये सारे प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये एक स्ट्रक्चर सिस्टम है प्रिंसिपल का, कॉन्सेप्ट का, रूल्स का, गाइडलाइंस का, जो कि ब्रिंग करती है यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दैट्स व्हाट आई मेंट हियर। यही मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो करनी है, उसके लिए आपको कुछ सिद्धांत चाहिए, कुछ रूल्स चाहिए, कुछ गाइडलाइंस चाहिए। सब फॉलो क्या करें, कोई तो बेस होना चाहिए ना। सबको फॉलो क्या करना है, कैसे करना है, कहीं तो डिटेल में मेंशन होना चाहिए, कोई तो गाइड बुक होनी चाहिए। तो वो गाइड बुक आपकी ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका पूछा जाता है अक्सर गैप। बेटा गैप ना आपको आगे भी
पूछा जाएगा। जब आप बीकॉम करोगे, बीकॉम ऑनर्स करोगे या फिर किसी ऐसे एग्जाम में बैठोगे जहां पे कॉमर्स के या अकाउंट्स के बेसिक पूछा जाएगा, तो गैप्स वहां तब भी आपको याद दिलाया जाएगा। तो गैप को याद कर लो, GAAP। गैप का फुल फॉर्म क्या है? यहाँ जी का मतलब है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है। अब ये क्या है? ये वो रूल्स है जो कि हर जगह फॉलो हो रहा है, जो हर कोई फॉलो कर रहा है। कब? रिकॉर्डिंग करते समय ट्रांजैक्शन को और ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करते समय, मतलब ये हर बिजनेसेस फॉलो कर रहा है। गैप का नाम क्या है? जैसा नाम वैसा काम, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब ऐसे सिद्धांत जो हर बिजनेस फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो यस, देयर आर रूल्स व्हिच आर अडॉप्टेड फॉर रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, ताकि यूनिफॉर्मिटी इंश्योर हो सके, ताकि हर कोई एक ही जैसे करो। पता चले हरिलाल जी अलग तरह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रवि का बिजनेस अलग तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये बताओ क्या यूनिफॉर्मिटी आ पाएगी? नहीं, मुश्किल होगी। तो उसी के लिए क्या किया गया? गैप इंट्रोड्यूस किए गए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताए गए, ठीक है। अब ये जो होते हैं प्रिंसिपल्स, ये जो सिद्धांत बने, ये मैन मेड प्रिंसिपल्स है, ये बनाए गए हैं, ये नेचुरल लॉज नहीं है, ये कोई ऐसे सिद्धांत नहीं है जो नेचर ने दिए हैं, ठीक है, या कोई ये नेचुरल फिनोमेना नहीं था, ये इंसानों ने बनाया। ल्यूक पेसियोली के बारे में तो हमने सुना था ना, उन्होंने डबल एंट्री सिस्टम दिया था ना, उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किया ना, फिर ये ओवर द टाइम पीरियड इवॉल्व हुआ। जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तब से एक सिस्टम बन गया, तब से हाँ आया कि ये जो काम पहले भी होता आ रहा था, इसको एक डेडिकेटेड नेम मिला, इसको पहचान मिली अकाउंटिंग की, और जब उसे अकाउंटिंग की पहचान मिली तब इसमें इवोल्यूशंस भी हुए, तब इसमें सिद्धांत बने, तब इसमें रूल्स बने, गाइडलाइंस बने, जो कि बहुत जरूरी भी थे, क्योंकि चल तो ये बहुत समय से आ रहा था, चला बहुत समय पहले से आया था, बहुत समय पहले से इसमें बहुत सारे काम हो रहे थे, बट कभी भी इसमें कोई भी एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर देखा ही नहीं गया। कोई फॉलो करे तो क्या करे, कोई कहीं से समझे तो क्या करे। तो उस वजह से इन प्रिंसिपल्स का एग्जिस्ट करना बहुत जरूरी था। हाँ, आपको पढ़ने में बर्डन हो रही है, याद करनी पड़ रही है चीजें, बट अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेंगी ना तो बेस ही नहीं रहेगा, बेस पूरा हिल जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज टू हमें अगर एक अकाउंटिंग का प्रॉपर सिस्टम मेंशन जनरेट करना है, उसे मेंटेन करके रखना है, उसके लिए प्रिंसिपल बहुत जरूरी थे, जिसकी वजह से गैप आया, एंड गैप ने यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करी। ये वो रूल्स, ये वो गाइडलाइंस है जिसने इन सभी चीजों को स्ट्रीमलाइन किया, जिसने हर एक बिजनेसेस को बताया कि आप अकाउंटिंग कैसे सही तरीके से और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी मैनमेड्स, ये मैन ने बनाए थे। फ्लेक्सिबल है, यस, लीगल है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट को अडेप्ट करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कंट्री टू कंट्री ये डिफर करते हैं, ठीक। लाइक इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हमारे यहाँ इंडिया में अलग से डिफाइन किए जाते हैं, मिलते जुलते हैं, पर हमारे यहाँ के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डिफाइंड है। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये फ्लेक्सिबल इन नेचर है, एंड हर एक कंट्री का अपना खुद का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, जनरली एक्सेप्टेड, बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम देखें तो ये है तो अलग अलग, मतलब आप ये देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी तो इसमें इंश्योर हो सकती है, विद द टाइम जो भी चेंजेस रिक्वायरमेंट होगी इसने उसे अडेप्ट तो किया, ठीक है। साथ ही साथ ये ऐसे बेसिस पे फॉर्म्ड हुए ताकि अगर अलग अलग जगह का भी आप स्टडी करो तो वो मिलते जुलते ही हैं, बहुत माइनर से ही चेंजेस है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये देखा गया कि कुछ लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी इंश्योर करी, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी इन स्टैंडर्ड्स के पर काम आया था कि अगर इंटरनेशनल लेवल में कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री से डील कर रही है एंड रिपोर्टिंग करनी है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, तो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा सकेगा, ठीक है। सो गैप्स आर दी दोज प्रिंसिपल्स व्हिच आर अडॉप्टेड बाय द प्रोफेशंस वर्ल्ड वाइड, ठीक है। सो बेसिकली ये इसलिए भी इंट्रोड्यूस किए गए गैप ताकि इंश्योर हो सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल है, क्योंकि यहाँ से पता चलता है, इन प्रिंसिपल से पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का कोई बेसिस है, एंड सबने उन्हीं बेसिस को फॉलो किया है।
सबने उन्हीं बेस पे उन चीजों को बनाया है। जब सबके बेसिस कॉमन है, सबके बेसिस को इजीली चेक किया जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है, तो उसे कंपेरेबल बनाना आसान हो गया, क्योंकि सबके एक ही जैसे स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं, जिससे फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिटेबिलिटी हो पता चलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप और आपके दोस्त ने 2 अलग अलग एग्जाम दिए, एक है साइंस स्ट्रीम का बच्चा, एक है कॉमर्स स्ट्रीम का बच्चा, ठीक है, क्या उसके मार्क्स कंपेयर किए जा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में हो सकता है कि चेकिंग थोड़ी स्ट्रिक्ट हुई हो, और कॉमर्स में भी सब्जेक्ट अलग है। साइंस में आपके पूरे साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, बायो है, और आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स एंड इंग्लिश, हिंदी, ये सब आपके सब्जेक्ट्स हैं सपोज, ठीक है। तो क्या इसके उसके बीच में ये एक बच्चे के जो अलग सब्जेक्ट हैं, दूसरे बच्चे के अलग सब्जेक्ट, इनके मार्क्स का सही कंपेरिजन किया जा सकता है? नहीं, आप तो ऐसे कहेंगे नहीं कॉमर्स में तो इतने ही आते हैं, वो कहेगा साइंस में इतने ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, पर आप कॉमर्स के ही सेक्शन में हैं, आप और आपका दोस्त जो दोनों एक ही सेक्शन में बैठे हैं और एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपके बीच में कंपैरिजन हो सकता है ना, दैट्स व्हाट आई मेंट, ठीक है। सो गैप के आने से ये इंश्योर हो गया कि सब एक ही पैमाने पे काम कर रहे थे। जब सब एक ही पैमाने पे चीजें कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उस रिपोर्टिंग को कंपेयर करना आसान हो गया, ठीक। चलो आगे, अब हम देखेंगे ये सारी चीजें इस सेशन में, ठीक है। हम एजम्पशन से शुरू करते हैं। यस, देयर आर फंडामेंटल एजम्पशंस, देयर आर बेसिक एजम्पशन, जो कि हम ये मान के चलते हैं, इनको कहीं बताने की जरूरत नहीं, एक बिजनेस इनको तो फॉलो कर ही रहा होगा। ये वो एजम्पशंस हैं जिनको कहा जाता है कि आप फॉलो कर ही रहे होंगे, जैसे कि गोवा चले क्या? सच में गोवा नहीं चलना, ये मैंने याद करने की ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको गोवा चले आज, ये आपको एक ट्रिक है जिससे आप इन एजम्पशंस को याद कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ये एजम्पशन पूछे भी जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं कि वो तीसरा क्या था, पहला क्या था। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, गोवा चले आज क्या, जहां पे गोवा में जी का मतलब है गोइंग कंसर्न, चले का सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, और आज के ए का मतलब है अप्रूवल, ठीक है। तो ये तीनों है, और इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। ये एक ऐसे एजम्पशंस हैं जिनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं किया जाता है, एंड आप कह सकते हैं ये 3 पिलर हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, ठीक है। 3 pillars of financial statement. These are these assumptions which are followed, आंख बंद करके, ठीक है, मतलब इनको फॉलो करना ही करना है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, एंड इसीलिए इसमें कोई मेंशन भी नहीं होता है अलग से कि आपने इन क्या कहते हैं एजम्पशंस को फॉलो किया है कि नहीं। हम ये मान के चल रहे हैं कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो आपने इन एजम्पशंस को तो फॉलो किया ही होगा, ठीक है। ओके, गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहता है? गोइंग कंसर्न एजम्पशन बताता है कि बिजनेस आप अगले ही साल बंद करने के लिए नहीं कर रहे हैं, आप बिजनेस तब तक करेंगे जब तक बिजनेस चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मेन मोटिव ऑफ डूइंग बिजनेस कभी भी ये नहीं होता है, अकाउंटिंग कभी भी उस बिजनेस के लिए नहीं की जाती है जिसका मोटिव अगले साल बंद कर देना है, या फिर जिसका मोटिव सिर्फ 4 साल चला के बंद कर देना है, 5 साल चला के बंद कर देना है, ये कतई नहीं है, ठीक है। गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस चलता रहेगा जब तक बिजनेस चल रहा है, जब तक बिजनेस में ये चांसेस हैं कि उसे बंद करने के, शट डाउन करने के, डिसॉल्व करने की नीड ना आए। इट विल कंटिन्यू, ठीक है, इट विल कंटिन्यू लाइक फॉरएवर, ठीक है, टिल द टाइम हैज कम टू एंड द बिजनेस। बिजनेस अपने खुद इसके नुकसान से बंद हो तो ठीक है, आप पहले से कोई टाइम पीरियड डिसाइड करके नहीं चलेंगे कि हमें 10 साल ही करना है, नहीं, इस लॉजिक से कभी भी अकाउंटिंग उस बिजनेस के लिए नहीं की जाएगी, ना ही बिजनेस उन बिजनेस को कंसिडर किया जाएगा जो इस लॉजिक से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर। सो गोइंग कंसर्न इंश्योर्ड रहता है, रहना चाहिए, ठीक है, कि बिजनेस विल कंटिन्यू टिल इट कैन, ठीक। एंड दूसरा कंसिस्टेंसी, जो आप मेथड अडॉप्ट करेंगे, ठीक है, फॉर डूइंग द अकाउंटिंग। जैसे अकाउंटिंग करने के कई सारे तरीके होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड के अंदर मल्टीपल मेथड्स बताए जाएंगे कि इस स्टैंडर्ड को आप ऐसे भी फॉलो कर सकते हो, इस तरह से भी फॉलो कर सकते हो, एंड देयर आर थिंग्स। तो उस केस में आपको उन स्टैंडर्ड में कंसिस्टेंट रहना है। जैसे एक चीज है, एसेट्स जो होते हैं उनको डेप्रिशिएट 2-3 तरीके से किया जा सकता है, उनके डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं। तो आपने जो मेथड इस साल अडॉप्ट किया है, आपको उसी को आगे भी कंटिन्यू करना है। आप बार बार अकाउंटिंग अपने करने के तरीकों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये अलाउ ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बार बार चेंज करोगे ना, तो आप ईयर टू ईयर कंपैरिजन ही नहीं कर पाओगे,
क्योंकि आपने एक ईयर का जो प्रॉफिट और लॉस निकाला होगा वो आपने किसी दूसरे मेथड ऑफ अकाउंटिंग की वजह से आया होगा। क्योंकि आपने जब एक एक्सपेंस को किसी दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया तो उसको जब किसी अदर मेथड से कैलकुलेट करोगे तो उसका अमाउंट कुछ और आएगा, उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट और लॉस पे कुछ और पड़ेगा, तो आप ईयर कंपैरिजन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग द मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग, कंसिस्टेंसी किसमें, कंसिस्टेंसी इन फॉलोइंग द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट है अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब क्या है? अक्रूवल का मतलब है कि आप ट्रांजैक्शंस को तब रिकॉर्ड करेंगे व्हेन इट हैज एक्चुअली हैपेंड, इंस्टेड ऑफ ये देखने के लिए नहीं अभी तो पैसा नहीं आया या पैसा नहीं मिला, ट्रांजैक्शन तो हो गई ना, भले ही आपने उसको ये कहा कि पैसे आप बाद में दे देना या पैसे हम बाद में देंगे या लेंगे, ये वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं चलते। जिस समय जो ट्रांजैक्शन अकर हुई है आपको वो मेंशन करनी पड़ेगी, वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इसी को कहते हैं। ठीक है, यहाँ वेट नहीं करना है कि हम यहाँ देखेंगे कब कैश आएगा या फिर कोई टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सारी लगा दी कि अभी तो यही क्या कहते हैं कैश अभी मिलना बचा है, इसने अभी से पार्ट पेमेंट करी है, ऐसे कैसे लिख दे? नहीं, अगर आपकी चाहे पार्ट पेमेंट हुई हो ना हुई हो, क्रेडिट पे है, कुछ भी नेचर है ट्रांजैक्शन का, अगर इस समय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैपन हुई है आज की डेट में, इस टाइम पे, आप उसे आज की डेट में ही रिकॉर्ड करोगे। दैट्स व्हाट कॉल्ड द अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो गोवा चले आज, गोवा नहीं चलना है, इससे हमें अकाउंटिंग के फंडामेंटल एजम्पशंस याद रखनी है। तो ये 3 एजम्पशंस हैं जो हमें फॉलो करने ही करने हैं, एंड ये आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जिसपे एक आपका शॉर्ट नोट बन भी सकता है। ठीक है, ओके, नाउ हम बात करें इन्हीं एजम्पशन को डिटेल में। गोइंग कंसर्न एजम्पशन क्या कहता है? ये एजम्पशन कहता है कि बिजनेस कंटिन्यू करेगा फॉरसीबल फ्यूचर के लिए, मतलब फॉर एवर, विद नो इंटेंशन टू क्लोज और स्केल डाउन दी ऑपरेशन। आप इस ऑब्जेक्टिव से बिजनेस नहीं स्टार्ट करेंगे कि आप सोचें कि अभी चला लेते हैं 2 साल बाद कम कर देंगे, बंद कर देंगे, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, गोइंग कंसर्न एजम्पशन यही कहता है कि अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो उसका मतलब यू विल कंटिन्यू टू बी फॉर एवर। ठीक है, क्यों ये जरूरी है? क्योंकि ये आपके फिक्स एसेट्स को क्लासिफाई करने में मदद करेगा कि कौन से शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, कौन से लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। इन्हीं बेसिस पे एसेट क्लासिफाई होते हैं, तभी आपको इन्हें मेंशन नहीं करना पड़ता। ये एजम्पशन हम मान के चलते हैं आप फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन अच्छे से चार्ज हो पाता है, क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट। जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक में हम इसे एज एन एक्सपेंस दिखाते रहते हैं। ठीक है, तो ये यूजफुल लाइफ कैसे कैलकुलेट करोगे? जब पहले ही सोचे बैठे हैं कि 5 साल में बिजनेस बंद कर देंगे, इसके लिए बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इंटेंशन हमेशा कंटिन्यू करने को होगा। वैल्यूएशन, एसेट जो रिकॉर्ड हो रहे हैं कॉस्ट पे, मार्केट वैल्यू पे नहीं, इसी एजम्पशन की वजह से। ठीक है, तो यस, तो क्योंकि हमें पता है ये हमें कॉस्ट आगे तक हमें बेनिफिट देने वाली है, तो हम उसको कॉस्ट पे रखते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं करते। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या बताता है? ये बताता है कि आपने एक बार जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सिलेक्ट कर ली, आपको वो ईयर आफ्टर वही रखनी, बार बार चेंज नहीं करना है। ठीक है, लाइक डेप्रिसिएशन मेथड, एक बार अगर आपने एक इसका मेथड यहाँ मेंशन SLM, इसका मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने का ऑन एसेट अगर आपने एक बार डिसाइड कर लिया है तो आपको उसको हर साल वही रखना पड़ेगा। एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है, लोहे की लकीर नहीं है, या फिर ऐसा नहीं कि चेंज ही नहीं कर सकते कि एकदम कोई एजेंसी है या फिर कुछ नीड ऑफ आर लग रही है या फिर लग रहा है नहीं ऐसे कर लेंगे तो हमारे बिजनेस की अकाउंटिंग और अच्छी हो जाए। अगर ऐसा केस सिनेरियो तो ये 3 एक्सेप्शंस हैं जिनके चलते आप अपने अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बाय लॉ कहा जाता है अलाउड है, ठीक है, रिक्वायर्ड है बाय लॉ, तो आप चेंज कर लो। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा अगर रिक्वायर्ड है। तीसरा, अगर आपको ये सच में लगता है एंड आप इससे प्रूव कर सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेटर प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग मेथड को चेंज करने से होगा, जो कि आपने पहले गलती से कोई और ले लिया या कोई और अडॉप्ट कर लिया एंड अब आपको रियलाइज हो रहा है कि हम कोई और मेथड फॉलो करेंगे तो इट विल बी बेटर, तो आप कर सकते हो। आपको एक इफेक्ट दिखाना पड़ेगा कि यस, इससे सच में आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से रिप्रेजेंट हो रहे हैं कि नहीं। तो इनमें से अगर कोई भी केस होता है तो आप अपने अकाउंटिंग मेथड को चेंज कर सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अक्रूवल। अक्रूवल क्या कहता है? वही जो मैंने आपको बताया, आज का खर्चा आज रिकॉर्ड करो। आज किया है ना खर्चा, भले ही पैसे दिए हो ना दियो, आज ही रिकॉर्ड होगा।
ठीक है। सो ट्रांजैक्शन तब रिकॉर्ड होगी व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। दैट्स व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टू यू, यही मैंने आपको समझाया था, ठीक है। तो यहाँ पे कोर रूल यही है, जैसे रेवेन्यू है तो आपको रेवेन्यू को तब रिकॉग्नाइज किया जब करना है जब आपने सेल्स करी, तब नहीं करना है कि जब आप उसको पैसा उसके अगेंस्ट लोगे, ठीक है। आपने सर्विसेज दे दी, सेल्स कर दी, ठीक है, राइट टू रिसीव अराइज हो गया अमाउंट, ठीक है, तो तभी आपका ट्रांजैक्शन डन है। मिला पैसा कि नहीं मिला ये बात की बात है, ठीक है। उस समय का वेट नहीं करेंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस को कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब ये एंकर्ड हुए या आपने सर्विसेज रिसीव कर ली। अगर आपके बिजनेस ने सर्विसेज रिसीव कर ली या फिर एक्सपेंसेस इनकर्ड कर लिए हैं, भले ही आपने पैसा दिया हो ना दिया हो, आपके पास उससे रिलेटेड गुड्स या सर्विसेज तो रिसीव हो गई है ना, तो आपको उसको राइट करना पड़ेगा, अकाउंटिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, उसकी ट्रांजैक्शन पास करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, नाउ की इम्प्लीकेशन क्या है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को एडजस्ट करते हैं। यस, हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को, जितने भी हमारे ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि हमने अभी पे नहीं किए हैं, ठीक है, हम उन्हें भी दिखाते हैं, ठीक। एंड हमने ऐसे कोई एक्सपेंसेस जो किए होंगे प्रीपेड, जो हमारे अभी से रिलेटेड नहीं है बल्कि आगे फ्यूचर से रिलेटेड है, हम उन्हें भी एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो अभी के तो एक्सपेंसेस थे नहीं, वो फ्यूचर के लिए थे, तो उन्हें मेंशन ही नहीं करना होता, तो उनको भी एडजस्ट करते हैं फ्रॉम द रियल एक्सपेंसेस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स, सिद्धांतों की बात कर लेते हैं जिन पे अकाउंटिंग पूरी बेस्ड है। तो पहला सिद्धांत कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें इनका कहना क्या है, बिजनेस का एग्जिस्टेंस एंड ओनर का एग्जिस्टेंस दोनों सेपरेट है। मैंने ये आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था कि बिजनेस अपने रजिस्टर्ड नेम से ज्यादा जाना जाएगा, नॉट बाय द नेम ऑफ द ओनर। ओनर के नाम से वो इतना फेमस नहीं होगा। अब रिलायंस के नाम से जाना जाता है ना, तो यहाँ पे रिलायंस का जो बिजनेस है दूसरे बिजनेस के साथ किस नेम से एंटर होगा, रिलायंस, ठीक है। रिलायंस के नाम की खुद के ऊपर पावर्स होंगी, ठीक है, ऑब्लिगेशंस होंगी, ये सारी चीजें बिजनेस की हैं, ठीक है। ओनर का एग्जिस्टेंस अलग है, ठीक है। ओनर के भी एग्जिस्टेंस को दिखाया जाता है बिजनेस में, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे कैपिटल को लायबिलिटी ट्रीट किया जाता है और ड्राइंग्स को एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे बिजनेस का सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी होता है उसके ओनर के अगेंस्ट में, ठीक है। ओनर से मिलता जुलता नहीं होता है। ओनर वहां पे सिर्फ उसका वो पर्सन, हम एक तरह से कह सकते हैं, जिसने बिजनेस को स्टार्ट करने में हेल्प करी, ठीक है। बुक्स भी इसीलिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, ओनर को ध्यान में रखते नहीं बनाई जाएगी। एक बार जब बिजनेस शुरू हो गया, बिजनेस की अकाउंटिंग शुरू हो गई, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई जाएगी, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई जाएगी, ठीक है। ओके, नाउ की इम्प्लीकेशन क्या है इस प्रिंसिपल का, इस प्रिंसिपल की वजह से ही हम कैपिटल को लाइबिलिटी, इंटरनल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करते हैं, जो कि बिजनेस की लाइबिलिटी है टूवर्ड्स द ओनर, ठीक है। ओनर खुद एक लाइबिलिटी अपने बिजनेस में, इस प्रिंसिपल की वजह से। ड्राइंग्स को हम पर्सनल एक्सपेंसेस बताते हैं ओनर के, एंड वो पेड होते हैं बाय बिजनेस। बट जब भी ड्राइंग्स होती है तो ये ओनर की जो कैपिटल होती है ना, जो कैपिटल है उसको रिड्यूस कर देती है। क्या कर देती है, रिड्यूस, बिकॉज दे आर नॉट दी बिजनेस एक्सपेंस। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस में अकाउंटिंग क्या करती है, जो ओनर का कंट्रीब्यूशन होता है उसे ही कम कर देती है कि ठीक है, तुमने हमसे पैसा निकाला है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला है, हमारा बिजनेस का खर्चा कुछ नहीं हुआ। तो बिजनेस इज एक्टिंग लाइक अ पर्सन, सेपरेट पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसमें सिर्फ सांस नहीं है, बाकी वो सारे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बिजनेस ने क्या किया कि ओनर ने पैसा निकाला, ड्राइंग्स वो भी पर्सनल यूज के लिए, तो उसने कहा ठीक है आप निकाल लीजिए, फिर जो आपका कैपिटल मेरे पास लगा हुआ था बिजनेस में वो कम हो जाएगा। तो बिजनेस में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट की वजह से ही होता है, ठीक है। इसे कहते हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, व्हाई इज कैपिटल शोन ऑन दी लायबिलिटी साइड, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझा के चले आना है। इस तरह से इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि बिजनेस में ओनर की कैपिटल को लायबिलिटी में क्यों दिखा रहे हैं, क्या रीजन क्या है, ये प्रिंसिपल रीजन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। केवल अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हो। ये हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था, रीजनिंग नहीं जानी थी। हमने ये बताया था आपको अकाउंटिंग के फर्स्ट चैप्टर में कि हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम मेजर कर सकते हैं मनी वैल्यू में।
ठीक है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। वही यहाँ पे मेंशन है, देखो एक सुंदर सा डायग्राम है। पहले आइडेंटिफाई करो कि ट्रांजैक्शन मॉनेटरी है कि नहीं, जैसे कि सैलरी हाँ है आएगा इसके अंदर, सेल्स है, एम्प्लॉय स्किल अगर मेजर कर सकते हो उसके लिए पेमेंट जारी है तो करना है, स्ट्राइक्स नहीं कर सकते हैं, अगर मॉनेटरी वैल्यू में कर सकते हो तो फिर आएगा, ठीक है। रेंट नहीं, एम्प्लॉय स्किल इसके लिए क्या आप अगर एम्प्लॉय की स्किल जैसे एक्सेप्शनल स्किल्स है तो वो तो आप मेजर नहीं कर सकते, सैलरी दे सकते, सैलरी तो दे ही रहे हो, तो ये भी नहीं आएगी। रेंट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सब चीजें नहीं आएंगी, ये आउट ऑफ द परव्यू है अकाउंटिंग के, क्योंकि इन्हें हम मनी वैल्यू में लिख ही नहीं सकते हैं। कैसे लिखेंगे लेबर के स्ट्राइक को, लेबर अपसेट है, नहीं काम करना चाह रहा है, नहीं करेगा, मतलब उसके कुछ ऐसे वो पॉइंट्स है जिसमें वो डिससेटिस्फाइड है, उसकी कुछ नीड्स है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के हर्टफुल सिचुएशंस को हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते, उसे पैसों में तोलना ही गलत होगा, ठीक है। वो कुछ आपका लेबर्स की नीड रिक्वायरमेंट है जिसको मैनेजमेंट को सुनना है, समझना है, हो सकता है सेफ्टी रिक्वायरमेंट हो तो कहाँ से देखोगे, ठीक है। तो वो तो जब आपने कर दिया तो बिजनेस का ही खर्चा हो गया ना, ठीक है, एक्सपेंस, ठीक। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश रहते हैं, वहाँ मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, कस्टमर बहुत सेटिस्फाइड है, इन सब चीजों को वैल्यू कर सकते हैं नहीं, ठीक है। इसलिए इनको हम मॉनेटरी वैल्यू में नहीं लिख सकते, दैट्स व्हाई इनको हम अकाउंटिंग के परव्यू में कंसिडर भी नहीं करते, ठीक है। क्लियर, इन सबको कर सकते हैं तो इन्हें लिख लिया, ठीक है, क्लियर, ओके। सो यहाँ पे इस रीजन की वजह से हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करनी है जो कि मॉनेटरी वैल्यू में कंप्यूट की जा सके, ओनली दोस ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड। तो बच्चों अब चलो आगे देखें, ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड कौन सा। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब आप जो भी अकाउंटिंग करके दिखाएंगे बिजनेस की वो किसी लिमिटेड पीरियड के लिए होगी, लाइक ईयर वाइज, ठीक है। आपको अपने बिजनेस की लाइफ को यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे आपको उसको मेजर करना होगा इन टर्म्स ऑफ पीरियड, एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको अकाउंटिंग करनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि चलती जा रही है, कोई इसका एंड पॉइंट नहीं है, मतलब अकाउंटिंग करने का कोई एंड पॉइंट नहीं है, हर साल करनी है। तो यहाँ पे आपके जो इनफाइनाइट लाइफ ऑफ बिजनेस है उसको डिवाइड करना है इंटरवल्स में, किस इंटरवल्स में, टाइम इंटरवल्स में, यूजुअली 1 ईयर, यूजुअली यस, हर जगह हर कहीं एक ही साल का होता है, ठीक है। लाइक 2021 का फाइनेंशियल ईयर, 2022 का फाइनेंशियल ईयर, 2023 का फाइनेंशियल ईयर, 2024 का फाइनेंशियल ईयर, 2025 एंड 2026, हर साल अकाउंटिंग होगी, किस प्रिंसिपल की वजह से होती है, दिस अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की वजह से। पीरियोडिकल अकाउंटिंग क्यों की जाती है, रिकॉर्ड्स क्यों मेंटेन होते हैं, अकाउंट्स क्यों बनते हैं, किस वजह से, रीजन ये है, ठीक है। तो इस वजह से हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हम उसको बनाते हैं ईयर वाइज, हम एसेस करते हैं पीएल भी ईयर वाइज, और हम जो टैक्सेस और डिविडेंड पे करते हैं वो भी ईयर वाइज पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 ईयर आप फॉलो कर सकते हैं, एक होता है फाइनेंशियल ईयर और एक होता है अकाउंटिंग ईयर। इज दैट क्लियर? अब तो वैसे फाइनेंशियल ईयर अकाउंटिंग ईयर एक ही माना जा रहा है, क्योंकि आप सबने ही मोस्टली सबने ही 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला रूल फॉलो कर लिया है, ठीक, ओके। नेक्स्ट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, ये क्या कहता है? फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल कहता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है यूजर ऑफ अकाउंटिंग के इंफॉर्मेशन के लिए, अब ये तो हम जान चुके हैं कि यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन होते हैं, देखा, इसीलिए फर्स्ट चैप्टर बेसिक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जितने भी यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनके लिए अगर कोई सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जो कि उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इंपैक्ट कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है, एंड उनके डिसीजन का बेस बन सकता है, ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि वो सारी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इकोनॉमिक अफेयर्स इंटरप्राइजेस को आप कंप्लीटली डिस्क्लोज करें, उनको आप कंसील करके नहीं रखेंगे, ठीक है। ये एक आपका वन ऑफ दी आपका प्रिंसिपल है। ये किसके अंदर है, किस वजह से डिस्क्लोज करना है, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल। इसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑनेस्टी के साथ बनाए जाते हैं, एंड जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं जो कि किसी यूजर ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजंस या उनके किसी भी फ्यूचर प्लान्स को इम्पैक्ट कर सकता है, उसके लिए यहाँ उसको इंश्योर करने के लिए हम ऑनेस्टी के साथ अपनी अकाउंटिंग शो करते हैं।
ठीक है। अब मैकेनिज्म कहते हैं आइटम्स दैट कैन नॉट बी इन दी बैलेंस शीट, ऐसी कोई भी चीज जो आप बैलेंस शीट के थ्रू नहीं बता पा रहे हैं, आप उसे फुटनोट के थ्रू बताएंगे, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट तो है बट ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं आ नहीं पा रही है, मतलब पीएल अकाउंट में भी नहीं मेंशन कर पा रहे हैं, बैलेंस शीट में भी नहीं मेंशन कर पा रहे, तो फुटनोट में मेंशन कर दो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट, ये प्रिंसिपल यही कहता है कि ऐसी कोई भी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसको डिस्क्लोज करना होगा इन फुटनोट्स। ठीक है, जैसे कि ये सारी चीजें, जैसे आपने अकाउंटिंग मेथड में चेंज किया, ठीक है, अब अकाउंटिंग मेथड में चेंज क्यों किया, क्या रीजन थे, तो यहाँ पे आपने फुटनोट में बता दिया, क्योंकि इसको कहीं ऊपर तो बता नहीं सकते हैं, इसके लिए कोई जगह ही नहीं है ट्रेडिंग एंड पीएल में या फिर जर्नल में, तो इसको फुटनोट्स में बताएंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जानने का हक है यूजर्स का। ठीक है, हो सकता है उनके डिसीजन को इससे फर्क पड़ रहा हो। ठीक, ओके। नाउ मटेरियलिटी, एन आइटम इज मटेरियल, एक चीज को मटेरियल कब कहा जाता है, जब वो नॉलेज, इफ इट्स नॉलेज वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन। मटेरियल इंफॉर्मेशन क्या होती है भाई, वो इंफॉर्मेशन जिससे आपके डिसीजन मेकिंग में कुछ वेटेज आ रहा हो, जैसे यहाँ पे देखो, इससे डिसीजन में वेटेज आ रहा है, भारीपन है, इससे नहीं है, तो ये मटेरियल है, ये इमटेरियल है। ठीक है, क्लियर। सो मटेरियल इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करे। अब जैसे मैं कहूँ गोवा चलना है, आपके दोस्त कहें गोवा चलना है, तो आप क्या कहेंगे, ऐसे ही उठा के चल देंगे, नहीं ना, आप पूछेंगे कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कितना पैसा लगेगा, या आप अपने मम्मी पापा से परमिशन जब लोगे क्या वो ऐसे ही भेज देंगे, नहीं, वो आपसे अब मटेरियल इंफॉर्मेशन जानेंगे, वो कहेंगे कि कितने दिन के लिए जा रहे हो, कितना पैसा लगेगा, ठीक है, किस डेट को जाना है, कैसे जाना है, इंतजाम क्या क्या है, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स वो चेक करेंगे, तो जब ये सारी बातें वो इंश्योर कर लेंगे तभी आपको जाने देंगे, तो वो मटेरियल इंफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यही है। ठीक है, आपको इंश्योर करना है मटेरियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, सो सिग्निफिकेंट नॉलेज, मतलब अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर इन्वेस्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट, जैसे अगर कोई पर्सन है, इन्वेस्टर है, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एंड उसके लिए जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आप उनको गलत बताएं या कंसील करके रखें, ये आप नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। ठीक है, सो अगर ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है, कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन है, कोई मटेरियल नॉलेज है जो कि इन्फ्लुएंस कर सकती है डिसीजन मेकिंग को, ठीक है, एंड इन्वेस्टर इसके बारे में जानकार होना जरूरी है, तो वो बताना पड़ेगा। ठीक है, वो डिस्क्लोज करना ही करना है, इनसिग्निफिकेंट बातों को आपको नहीं इंक्लूड किया, ऐसी कोई भी थिंग या नॉलेज बेस या फिर इंफॉर्मेशन विच इज इनसिग्निफिकेंट टू दैट पर्सन, उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है, डिपेंड करता है नेचर और साइज ऑफ द बिजनेस के अकॉर्डिंग, एंड इसका एप्लीकेशन कब होता है, जब हम लो कॉस्ट एसेट लाइक की कैलकुलेटर, पेंसिल, अपने इन सबको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करते हैं एंड एसेट की तरह नहीं। तो ये सारी चीजें हैं मटेरियलिटी पे, मतलब हम जो इंपॉर्टेंट चीज है हम उन्हें एसेट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जो लो कॉस्ट एसेट है हम उससे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एज एन एक्सपेंस। पर देखा जाए ये लंबे समय के लिए, कैलकुलेटर लंबे समय के लिए, स्टेशनरी थोड़ा लंबे समय के लिए रहती है, पर हम नहीं ट्रीट करते हैं एसेट की तरह। ठीक है, ये रोज यूज हो जाती है। ठीक, तो यस, ये डिफाइन करती है, ये सारी चीजें बताती हैं कि कौन सी चीजें आपके लिए मटेरियल और किसको कितना वेटेज देना चाहिए। ठीक है, लाइक डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस, जैसे 1000 इज मटेरियल फॉर द 1 पर्सन एंड इमटेरियल फॉर द रिलायंस। एक कंपनी के लिए, कियोस्क के लिए वो मटेरियल है, रिलायंस के लिए नहीं है। ठीक है, सो दैट डिपेंड नेचर ऑफ द बिजनेस के लिए। ठीक है, कुछ के लिए वो एक आम एक्सपेंडिचर का अमाउंट है, कुछ के लिए वो इन्वेस्टमेंट है। 10 लाख रुपए कोई एक बड़ी कंपनी के लिए एक एक्सपेंस के बराबर है कि हाँ ठीक है तो एक्सपेंस में आएगा, एक कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट है कि जिस कंपनी से आप वो डीलिंग कर रहे होंगे उसने उसे अपने एसेट में जोड़ा होगा कि अरे भाई नहीं, लायबिलिटी में जोड़ दिया होगा, अगर इन्वेस्टमेंट की तरह मिला होगा, और अगर उनको ये कुछ उन्हें फ्यूचर बेनिफिट दे रहे हो तो उन्होंने एसेट की तरह जोड़ दिया होगा। ठीक है, बट किसी के लिए सिर्फ एक्सपेंस है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा साइज है, किस तरह का नेचर है, वो भी कि हर एक बिजनेस का मटेरियल और इमटेरियल चीजें अलग अलग होती है, इंफॉर्मेशन और नॉलेज अलग अलग होती है, थिंग्स को ट्रीट करने का तरीका मटेरियल एंड इमटेरियल डिपेंड करेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है प्रूडेंस, इसे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये आपका ऐसे याद रखना है आपको, हमें तैयार रहना है फ्यूचर लॉसेस के लिए, हम फ्यूचर प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे, इसी तरह से आपको कंजर्वेटिज्म याद रखना है। इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट्स, बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर लॉसेस। फिर से बोलो, इग्नोर फ्यूचर प्रॉफिट एंड बी प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर लॉसेस, दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस, दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। इज दैट क्लियर?
सो कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के लिए कोई एंटिसिपेशन नहीं किया जाएगा, उसके लिए कोई प्रोविजंस नहीं बना सकते हो, उसके लिए कोई तैयारी नहीं कर सकते, उसके लिए कोई भी उससे रेफरेंस में कि अगर ये कहो नहीं ये तो मुझे फ्यूचर बेनिफिट हो सकता है, ये वाली चीजें कहीं मेंशन नहीं करनी है, हो सकता है नहीं, आप अभी का फिर जो कॉस्ट है जो अभी का आपको लग रहा है आप वो मेंशन करिए, ठीक है। बट आप एंटिसिपेशन कर सकते हैं फ्यूचर लॉसेस के लिए, फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस के लिए, ठीक है। इसी की वजह से हम जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं हम उसको हमेशा लेसर वैल्यू पे करते हैं। हम अगर जैसे जो क्लोजिंग स्टॉक है हमें फ्यूचर में यूज करना होता है, अपकमिंग ईयर में यूज करना होता है, तो या तो हम उसे कॉस्ट या तो हम उसे मार्केट प्राइस पे नोट डाउन करते हैं, क्योंकि अभी तो यूज नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर अभी एक साल के अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ भी क्या करते हैं, इन दोनों में से जो लेस वैल्यू होती है, क्योंकि ये फायदे की चीज है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रोविजंस बनाते हैं, हाँ हमें प्रोविजंस बनाने हैं क्योंकि हो सकता है जो डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा मिलना है वो डूब जाए, तो उस लॉसेस के लिए तैयार रहना है, मतलब वो दे ही ना पाए वापस, तो हम इसलिए प्रोविजंस बनाते हैं, ठीक है। एंड प्रोविजंस बनाना अलाउड है, ठीक, ये आप अपने प्रॉफिट्स में से क्रिएट कर सकते हो ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो कि अगर फ्यूचर में कोई इस तरह का लॉस हुआ तो मेरे पास कुछ अमाउंट, सिग्निफिकेंट अमाउंट होना चाहिए उस सिचुएशन में डील करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये जो अमाउंट मिलने वाला है इसको भी आपने अपने प्रॉफिट में जोड़ रखा होगा एंड इससे आपने कुछ ना कुछ फ्यूचर एक्टिविटी प्लान आउट कर रखी होगी, तो उससे डील करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविजंस, ठीक है। क्लियर, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, ये कहता है कि एसेट जो है वो रिकॉर्ड हो सकते हैं इन दी बुक्स एट दी प्राइस पेड टू एक्वायर इट, मतलब जो एक्विजिशन कॉस्ट होती है, जिस कॉस्ट पे आपने एक्चुअली परचेज किया होता है, ठीक है, उसी कॉस्ट पे, उसी एक्विजिशन कॉस्ट पे हमें बैलेंस शीट में उस एसेट को दिखाना है। तो ये हम किस प्रिंसिपल की वजह से करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट की वजह से करते हैं। अगर आपको बैलेंस शीट में कोई एक एसेट दिख रहा है जो 10 साल पहले 2 लाख का था और आज 2026 में भी 2 लाख का है, तो ये किस वजह से हो रहा है, किस वजह से वो बैलेंस शीट में 2 ही लाख का दिख रहा है, रीजन ये प्रिंसिपल ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो हम जो कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, जब आप खरीद रहे हैं तब तक आपको उस कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना अलाउड है, उसकी परचेज प्राइस, उसकी ट्रांसपोर्ट प्राइस, सिर्फ उसी समय, मतलब जब आपने खरीदा, जब आपने एसेट खरीदा, जहां से खरीदा उसको अपने बिजनेस में लाने तक का, और मतलब ट्रांसपोर्ट करने का और इंस्टॉल करने का जो भी खर्चा होगा वो कॉस्ट में इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। मतलब एसेट जिस दिन आपने खरीदा एंड उसी समय उस एसेट को आपने बिजनेस प्लेस तक मंगाने का और उसी बिजनेस प्लेस पे इंस्टॉल करने के कुछ खर्चे थे, तो वो उसकी कॉस्ट में ऐड होंगे, क्योंकि ये कॉस्ट इंकर करे बिना आपका वो एसेट एक्टिव ही नहीं होता, तो इसलिए ये दोनों खर्चे अलाउड हैं, बट सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। कोई भी अगर सब्सिक्वेंट चेंजेस आएंगे मार्केट वैल्यू में इस एसेट के, तो उसे इग्नोर करना है, उसे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट में हम उसे इंक्लूड कर ही नहीं सकते हैं। अगर आपने कोई एसेट 5 साल पहले खरीदा है, अब उसकी वैल्यू अच्छी खासी हो गई है, आप खुश भी हैं, अरे मेरी इस जमीन की वैल्यू अच्छी हो गई है, पर वो बिजनेस के लिए यूज हो रही है, आप नहीं कर सकते उसे रिकॉर्ड, ठीक है। आप उसे कहीं मेंशन भी नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। ओके, ये आपका एक रीजन है। एग्जाम्पल है, लैंड जो बॉट हुई है 5 लाख की 2000 में, अभी भी वो 5 लाख की ही दिखेगी, बल्कि उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ है। इस कॉन्सेप्ट की वजह से हमें 5 लाख दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रिंसिपल है मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी एक्सपेंसेस आपने बिजनेस में इनकर किए हैं वो जरूर वो मैच होने चाहिए किसी ना किसी बेनिफिट से, एंड जो भी बेनिफिट आप मेजर कर रहे हो, जो भी बेनिफिट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई खर्चा किया होगा, तो वो खर्चे भी लिखने हैं, ठीक है। सो एक्सपेंसेस इनकर्ड किसी भी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए मस्ट बी मैच अगेंस्ट दैट रेवेन्यू इन द सेम पीरियड, उसी पीरियड में मेंशन करने हैं एंड उसी के अगेंस्ट में ही आपको एक एंट्री तुरंत पास करनी है। इसी की वजह से जो प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस मैच एक्सपेंसेस, एंड इसकी ही वजह से हम आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी एडजस्ट करते हैं। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को नहीं इंक्लूड किया तो इनको इंक्लूड करेंगे, प्रीपेड को इंक्लूड किया है तो उनको हटा देंगे, क्योंकि प्रीपेड इस साल का खर्चा है ही नहीं, वो तो अगले या कुछ अगले साल का है, उसके अगले साल का है, तो अगर फ्यूचर के एक्सपेंसेस पे करें तो फिर नहीं कंसिडर करोगे आप, ठीक है। डुअल एस्पेक्ट
प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, मतलब इसी की वजह से मैचिंग कॉन्सेप्ट के बाद जो डुअल की वजह से ही हम ट्रांजैक्शन की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कुछ अगर बड़ा है तो कुछ घटा भी होगा। जैसे अगर आपने बिजनेस में एसेट खरीदे तो एसेट तो बढ़ गया, इस एसेट को खरीदने के लिए आपने कुछ तो दिया होगा, कैश दिया होगा ना, तो कैश क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे अगर हम बात करें, ओनर ने कैपिटल लगाई, ये देखो ओनर ने क्या लगाई, कैपिटल, तो उसकी वजह से कैश बढ़ा होगा, पर साथ ही साथ लायबिलिटी साइड में कैपिटल भी तो बढ़ी होगी। इसी की वजह से जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, सम टोटल ऑफ एसेट बिल्कुल बराबर आता है लायबिलिटी, मतलब जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी ऑब्लिगेशन है बिजनेस के प्लस कैपिटल के, इन दोनों के सम के बराबर आता है, ये दोनों हमेशा बराबर रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी कैसे आएगी, इन दोनों को प्लस करके, कैसे इक्वल है, इस कॉन्सेप्ट की वजह से इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको उस समय इन प्रिंसिपल को ध्यान रखना है, उनको एक्सप्लेन करके आना है, इसीलिए मैं आपको रीजनिंग के साथ बता रही हूँ, ओके। चल आगे देखते हैं, ठीक है। आगे है रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इसे कहते हैं रियलाइजेशन प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन द ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड इनटू ओनरशिप, जब एक गुड्स की ट्रांसफर कर दी जाएगी तभी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। उस समय ये नहीं देखेंगे कि क्रेडिट पे हुई है कि कैश पे हुई है, आपने ओनरशिप पास कर दी ना, दैट इज योर रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है, ओके। नाउ वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट, इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग मस्ट बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए एंड वेरिफिएबल होनी चाहिए, मतलब जितनी भी डॉक्यूमेंट्स है उसके अगेंस्ट वाउचर होना चाहिए। वाउचर मतलब प्रूफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ डॉक्यूमेंट इंक्लूड रिसिट, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये सारी चीजें। तो एग्रीमेंट के अगेंस्ट वाउचर्स होने चाहिए, इनवॉइसेस, कैश मेमोस, रिसिट, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप एंटर कर ही नहीं सकते अकाउंटिंग में। किस कॉन्सेप्ट के अंदर, वेरिफिएबल ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस, ये आई होगा सॉरी, एंड ये होगा दूसरा अक्रूवल बेसिस, जैसे मर्केंटाइल बेसिस भी कहते हैं। तो कैश बेसिस क्या कहता है, कैश बेसिस ये कहता है जो भी कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, ठीक है, जो भी कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करते हैं वो रिकॉर्ड करते हैं सारी ट्रांजैक्शन तभी जब कैश रिसीव हुआ हो, पे हुआ, मतलब दे रिकॉर्ड ओनली दोस ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग व्हिच इज बेस्ड ऑन कैश रिसीव एंड कैश पे। ये यूजुअली सिर्फ प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं, लाइक डॉक्टर, लॉयर्स, ठीक है। एंड ये रिकॉग्नाइज जब नहीं हो रहे होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, तभी इस तरह की अकाउंटिंग को आप फॉलो कर सकते हो। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है, ये वो अकाउंटिंग है विच इज फॉलोड व्हेन ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसीव्ड और कैश पे। ये कौन लोग करते हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं और वो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, वो अपनी कुछ क्लिनिक चला रहे हैं या कुछ इस तरह की चीज है, ठीक है। अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग क्या कहती है, ये ड्यू बेसिस पे करती है रिकॉर्डिंग, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अप्रूवल में क्या होता है, अप्रूवल में ये होता है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, भले उसके अगेंस्ट में कैश मिला हो या ना मिला हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जिस दिन जिस डेट वो ड्यू हुई होगी, ठीक है, क्लियर। ये कंपनीज एक्ट के अंदर रिकॉग्नाइज है एंड जितने भी बिजनेस जो रजिस्टर्ड हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, वो इसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग करेंगे, ना कि इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ओके। नाउ देयर आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, ठीक है, मैंने आपसे कहा था ना रूल बुक है, तो इंडिया की रूल बुक बनाने वाले हैं ICAI, ठीक है, ये वो बताते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है। और अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे अकाउंटिंग करनी है तो वहां भी तो कुछ रूल्स होने चाहिए, कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए है IFRS, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ये दोनों वहां है। आपको अगर इंडिया में आप देख रहे हैं, इंडिया में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट हो रही हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं, इंडियन लेवल पे अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। दीज आर द रिटन गाइडलाइंस, रिटन रूल्स जो कि फॉलो करने ही करने हैं टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी, कंपैरेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी।
ठीक है, एक स्टैंडर्डाइज पॉलिसी होनी चाहिए, तभी तो यहाँ पे बातें सेम लेवल पे कम्युनिकेट होंगी, सेम लेवल पे प्रेजेंट होंगी। अदरवाइज देयर विल बी कियोस, क्योंकि हर कोई अपने लेवल पे काम कर रहा होगा, अपने लेवल से अकाउंटिंग कर रहा होगा, अपने तरीके से कर रहा होगा, कोई एक पैमाना होगा ही नहीं। तो जस्ट टू इंश्योर वन सिंगल प्लेटफॉर्म, जस्ट टू इंश्योर वन सिंगल सिस्टम, उसकी वजह से हम यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। अब ये आपके कुछ एग्जाम सिनारियोज आ सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आ सकते हैं। जैसे मैनेजर को चाहिए था रिकॉर्ड करो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन बैलेंस शीट, तो यहाँ पे आप कहोगे भाई ये तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि रिलेशंस को रिकॉर्ड करना अलाउड ही नहीं है। ठीक है, ये किसका वायलेशन है? ये है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का वायलेशन। ठीक है, ओनर कहता है कि ओनर ने यहाँ पे बॉट किया पर्सनल एसी यूजिंग द कंपनी मनी एंड अकाउंटेंट ने उसको डेबिट कर दिया ड्रॉइंग्स के। ठीक है, तो वर्डिट क्या है? सही है। तो क्योंकि ओनर ने अपने पर्सनल एसी बॉट किया था कंपनी के पैसे से, तो अकाउंटेंट क्या यहाँ सही है कि गलत? बताओ जल्दी से। अकाउंटेंट सही है, क्योंकि भाई ओनर जी ने जो एसी खरीदा था वो अपने घर में लगवाने के लिए खरीदा था, पैसा उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने बिजनेस से करवाया था पेमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये करेक्ट एप्लीकेशन है किसका? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का, एंड अकाउंटेंट हैज डन द राइट थिंग। ठीक, नेक्स्ट। कंपनी हैज अ पेंडिंग कोर्ट केस लाइकली लॉस, वेयर टू शो इट? अब इसे हम कहाँ शो करेंगे? अब ये पेंडिंग कोर्ट केस वैसे तो देखा जाए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मटेरियल है कि नहीं है, किसी के लिए काम तो आएगी। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर बनना चाहता है वो ये तो जानना चाहेगा ना कि आपके ऊपर कोई पेंडिंग कोर्ट केस तो नहीं चल रहा है जो कि आपके लिए लॉस बियर कर सकता है, जो कि लॉस के चांसेस क्रिएट कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, या जिसमें बहुत हैवी कंपनसेशन इंक्लूड हो। तो इसे कहाँ दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे, ये मटेरियल इंफॉर्मेशन है जिसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। तो अंडर द डिस्क्लोजर, इसको हम ये डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अंदर ये नेसेसरी है, इसके लिए इसको हम दिखाएंगे कहाँ? फुटनोट्स पे। मटेरियल है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट सिनेरियो। सपोज क्लोजिंग स्टॉक जो कॉस्ट है 15 लाख है, मार्केट वैल्यू है 13 लाख, पर रिकॉर्ड इसको किया गया 13 लाख। क्या मैंने कहा था कि जो भी लोअर होगा उस पे, तो इसमें से लोअर कौन है? मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू पे करेंगे। बिकॉज ऑफ विच प्रिंसिपल? बिकॉज ऑफ प्रूडेंस प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म की वजह से हमने ये काम किया। ठीक है, नेक्स्ट। कंपनी रिफ्यूजेस टू पे ईयरली अकाउंट्स बिकॉज प्रोजेक्ट इज 4 ईयर लॉन्ग, 4 साल लंबा प्रोजेक्ट था, तो कंपनी ने ईयरली अकाउंट्स बनाने से मना कर दिया। तो यहाँ पे वायलेशन हुआ है कि नहीं? 4 साल तक उन्होंने अकाउंट ही नहीं बनाए, कौन सा यहाँ पे वायलेशन हुआ है? अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल का वायलेशन है, क्योंकि ये क्या कहता है? आपको रिकॉर्डिंग तो करनी है, अकाउंटिंग ईयरली करनी ही करनी है, आपको अपने जो भी लाइफ है ऑफ द बिजनेस उसको आपको इंटरवल्स में ब्रेक करना ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट। लैंड खरीदी गई 15 लाख की, नाउ उसकी वर्थ है 20 लाख, ओनर चाहता है 20 लाख दिखाना बैलेंस शीट में, उसने लिख भी दिया, तो उसने ये गलत किया कि सही किया? जल्दी से बताओ। गलत किया। उसने यहाँ पे कौन सा वायलेशन किया? वायलेशन ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो आगे आप नेक्स्ट देखेंगे। ओके, यहीं पे हमारा सेशन होता है खत्म। तो यहाँ पे हमने बेसिकली वो सारी चीजें यहाँ हमने कवर करी। हमने यहाँ पे आपके सारे प्रिंसिपल, बेसिक एजम्पशन, गैप का कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में किसका नाम आएगा, IFRS क्या होता है, ये सारी चीजें हमने रिवाइज करे। तो आई होप आपको ये सारी चीजें आप समझ में आई हो और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एंड इस तरह से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं एंड इन सिनेरियोज को एनालाइज करके फिर आपको उस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना होता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप यू हैड द बेटर क्लैरिटी ऑफ दिस टॉपिक, ऑफ दिस चैप्टर। अब आप अपने रिवीजन को भी इसी तरह से करिए पक्का, विद द हेल्प ऑफ माय वन शॉट सीरीज। अपना रिवीजन स्लॉट अपना जरूर बनाएं एंड उसमें प्रैक्टिस जरूर करें एंड थ्योरी क्वेश्चंस भी जरूर देख के आएं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको रोडमैप में बताया था कि आपके थ्योरी क्वेश्चंस भी अकाउंटिंग से जरूर आएंगे। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में आपको इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, वरना ये वन ऑफ द रीजंस हो सकते हैं आपके मार्क्स से गिरने के। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम इनको पहले कंप्लीट कर रहे हैं। आई होप यू विल प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एज वेल। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो एक बार देख के तो जाना जरूर बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन. Thank you everyone. If you like this session, please do like and share with your other friends and do comment if there is any query. And
If there is anything that you want me to let me know, you can also put that in the comment box. That's all for today's. Have a great day ahead. Take care. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।